और मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से इसमें समझ में आ सके। चलिए सबसे पहले इसमें हम बेसिक चीजें बता देते हैं जिसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। अगर बेसिक चीजें आप जान जाते हैं तो ऐसी कोई चीजें नहीं बचेगी जिसकी वजह से आप संबंध एवं फलन की क्वेश्चन न लगा सको। बेसिक चीजें शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको संबंध एवं फलन में पढ़ना क्या क्या है। जो जो पढ़ना है उसी पे हमें सवाल लगाना है, जो नहीं पढ़ना है उसको हटा देना है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, बहुत अधिक टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। इसकी वजह से आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है अध्याय 1 संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपको पहले बता देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषा, मतलब यही चीजें अगर हम आपको समझा देते हैं, क्या चीज, यहां से यहां तक 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी सिलेबस में आपको नहीं बचेगा जो महत्वपूर्ण इस संबंध एवं फलन में क्वेश्चन बचे। चलिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे समझाने का कि ये होता क्या है। इसी को समझ लेते हैं तो सारा का सारा सिलेबस आप इस संबंध फलन में कर लेंगे। कहते हैं अगर आप कंधा मजबूत रहता है तो बंदूक चलाने में आसानी रहेगी। तो ये आपका कंधा है, इस कंधे को आपको मजबूत हम कराते हैं। अगर आपका कंधा मजबूत रहता है तो आप आसानी से बंदूक चला सकते हैं। अब माइंड मत करिएगा कि हम लोग को आर्मी में भेज रहे हैं, कंधा वगैरह कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये दो चीजें जो हैं इसको देखिए क्या लिखा है, दो समुच्चय ए तथा बी है और ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी और ए तथा बी कार्तीय गुणनफल दिया गया। तो इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पढ़ते जा रहा है क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उसको पॉइंट अभी छोड़िएगा, हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये 2 पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा कि ये 2 पॉइंट क्या कह रहा था। हम यहां से शुरू करते हैं 3 नंबर से। प्रतिलोम संबंध, आर ए से बी में एक संबंध है जहां पे ये क्वेश्चन दिया गया कि इसका संबंध क्या क्या है। तो इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स करके समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल करने से पहले हम आपको ये तो बता दें कि संबंध आखिरकार होता क्या है। जब संबंध ही नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या। चलिए संबंध बताते हैं। संबंध, रिलेशंस, इसका नाम सुनते ही पता चल रहा है कि संबंध क्या होता है। चलिए हम बताते हैं। जैसे ये पिता है और ये इसके बेटे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पापा हैं और ये हम हैं। तो हम दोनों में संबंध क्या है, पिता और बेटे का। तो ये क्या है, एक संबंध मिल रहा है, संबंध मिल रहा है ना। तो इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि संबंध क्या होता है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है जिसकी वजह से आपको हम समझा सके। पहला है मोहन सोहन का पिता है। अब इसमें क्या संबंध दिख रहा है, इसमें हमेशा संबंध अगर आप निकालते हैं, रिलेशन आप निकालते हैं तो उसमें कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। जैसे मोहन सोहन 2 अवयव हैं, ए बी पी क्यू पहला दूसरा 2 अवयव, ये और ये 2 अवयव हैं। तो 2 अवयव में ही संबंध हम निकाल सकते हैं। मोहन सोहन का पिता है तो इससे हमें संबंध पता चल रहा है कि ये बाप पिता और बेटे हैं। इसमें ए बी रेखा पी पर लंब है तो मतलब इसमें संबंध क्या है, इसमें लंब होने का संबंध है। इसमें एक्स वाई से कम है तो इसमें कम होने का संबंध दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन संबंध क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिलोम संबंध। जैसा कि नाम से ही लग रहा है प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो उल्टा संबंध क्या होता है, जैसे यहाँ पे आर इनवर्स, इसको उल्टा कहेंगे। आर तो हमारा संबंध है लेकिन इसका उल्टा होता है आर इनवर्स। इसमें लिखा क्या है देख लीजिए, प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयव को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे आर इनवर्स से निरूपित किया जाता है। अगर यहां से यहां तक आपको समझ में नहीं आया पढ़ने से तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि पढ़ने से सभी को समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, प्रतिलोम संबंध का एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, यदि आर का वर्ग है प्रकट करता है आर इनवर्स का वर्गमूल से क्या तात्पर्य होगा या से तात्पर्य होगा। तो आर की वैल्यू तो दिया गया है, आर का वर्ग है मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का 5 का वर्ग, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बोल रहा है कि आर इनवर्स का वर्गमूल से तात्पर्य क्या होगा, वही होगा प्रतिलोम संबंध। तो इसका आर इनवर्स अगर हम निकालें, प्रतिलोम संबंध निकाले तो पहला का हो जाएगा 1 1, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन दूसरे में 4 2 हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब ये इसको आपस में बदल देंगे। ये हो जाएगा 9 3 और ये हो जाएगा 16 4 और ये हो जाएगा 25 और 5।
इससे पता चल रहा है आर इनवर्स मतलब इसके विपरीत क्या है, बस इसको आपस में बदल देना है, वही हमारा हो जाएगा प्रतिलोम संबंध। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे है सममित संबंध। जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो उसे सममित संबंध कहते हैं। ये तो हो गया इसका परिभाषा, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है पहला, समानता का संबंध अर्थात सममित संबंध। समानता मतलब आपको पता है समान, x बराबर y, ये दोनों सममित है। सममित का नाम से ही पता चला है दोनों समान होने चाहिए। या दूसरा में देखें, समतल में स्थित रेखाओं में, समतल आपको पता है समतल चतुर्भुज में स्थित रेखाओं में संबंध लंब सममित है। जो लंब हमारा होता है वो सममित होता है, क्योंकि रेखा x y पर लंब है और y x पर भी लंब होगा। कहने का मतलब अगर हम समलंब देखा जाए इस तरह से, तो इसमें क्या मिलेगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। जब ये दोनों समांतर है तो इस समलंब चतुर्भुज में तो दोनों समांतर है, लेकिन कब सममित नहीं होगा, किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे x लेस देन y है तो y लेस देन x अगर ये होगा तो ये सममित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर दोनों आपस में बराबर होते, ये बराबर है तो ये इसके भी बराबर होता, तो हम कह सकते हैं, या इसको हम इस तरह से अगर लिखते हैं y ग्रेटर x, तो ये सही होता, तब ये सही होता कि ये सममित है। अब अगला देखते हैं नंबर 5, स्वतुल्य संबंध। अब ये क्या है, समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R का संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ये पहले ही बता दिया है कि A का संबंध मतलब A का जितना भी अवयव होगा वो R में संबंधित होना चाहिए, R में भी होना चाहिए या लगभग में होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं इसका ताकि आपको समझ में आ सके। पहला नंबर एग्जाम्पल में, संबंध रेखा एक्स वाई के समांतर है, स्वतुल्य है। अब ये क्यों है, क्योंकि रेखा एक्स स्वयं के भी समांतर होगी। अब ये अगर समझ में नहीं आया पहली पॉइंट, तो दूसरी पॉइंट को समझिए। संबंध एक्स बराबर वाई स्वतुल्य होगा कब, जब एक्स एक्स के खुद बराबर होगा, आपस में खुद ही बराबर होगा, तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो तीसरे को समझ लीजिए। समतल में स्थित, इसको ध्यान से समझिए, ये सारा का सारा मैटर आपको क्लियर कर देगा। समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांगसम स्वतुल्य है। मतलब कोई भी त्रिभुज है सर्वांगसम होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांगसम होगा। अगर 2-3 त्रिभुज है तो कोई भुजा आपस में सर्वांगसम होगा या आपस में बराबर होगा, तो वही हमारा हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। अगला आते हैं 6 पॉइंट है संक्रमक संबंध। यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो, तो वही x और z में हो जाए तो उसे संक्रमक संबंध कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखिए, संक्रमक संबंध का एग्जाम्पल है पहला नंबर, यदि a लेस देन b और b लेस देन c, तो a लेस देन c होगा तो वहां पे संक्रमक संबंध होगा। अगर ये समझ में नहीं है तो इसको समझ लीजिए, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। x बराबर y के होगा, y बराबर z के होगा, तो z x के बराबर होगा, मतलब सभी आपस में बराबर होंगे तो वही हमारा संक्रमक संबंध होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर y बराबर z, सभी आपस में बराबर है तो इसकी वजह से ये संक्रमक संबंध होता है। अगला देखिए 7 पॉइंट है, वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता आपको पढ़ना है। तुल्यता संबंध वही होगा जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों होने चाहिए, वो तुल्यता होगा। जैसे सममित, स्वतुल्य और संक्रमक, ये मैंने तीनों आपको बता दिया है। अगर ये तीनों के तीनों आपस में मौजूद रहेंगे इसमें, तो वही हमारा हो जाएगा तुल्यता संबंध। ये हो गया। अगला पॉइंट, यदि कोई प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी भी हो और एकेकी भी हो तो उसे एकेकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। अब एकेकी अंतःक्षेपी क्या होता है, चलिए हम इसको बता देते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लिया हूं यहाँ पे एकेकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण का। यदि a इक्वल टू ABC, B इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका एकेकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कैसे होगा देखिए।
अगर इसका एक ही प्रतिचित्रण निकाला जाए तो एफ ए मतलब पहले को लेंगे तो वो संबंध किससे कर रहा है, 1 से, तो कह सकते हैं ए एफ ए इज इक्वल टू 1 से संबंध कर रहा है। इसी तरह एफ बी मतलब सेकंड किससे संबंध कर रहा है, 2 से, और एफ थ्री मतलब सी इज इक्वल टू 3 से। बस इसके बाद अगला नहीं है इसमें, तो अगले को हम नहीं लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। अब इसमें अगर प्रतिचित्रण किया जाए, ग्राफिंग किया जाए, तो ये है ए और ये है बी, और इसमें ए में क्या क्या मौजूद है, ए बी सी है, ए बी सी, और बी में क्या मौजूद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका प्रतिचित्रण अगर करना पड़ेगा तो ए का संबंध है 1 से, तो ये हम संबंध दिखा देंगे 1 से, और बी का संबंध है 2 से, सी का संबंध है 3 से, लेकिन 4 बच जा रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। क्योंकि जितना जिससे मिल रहा है उसको हम मिला देंगे, बाकी को छोड़ देना, यही हमारा एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण हो जाएगा। अगला देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट बचता है, यदि कोई प्रतिचित्रण आच्छादक भी हो और एकाकी भी हो तो उसे एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो उसके लिए पहले आपको आच्छादक पढ़ना पड़ेगा, फिर एकाकी पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों अगर मौजूद होते हैं तो वही हमारा एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। ये तो हो गया एक सिंपल सा मेथड, जिसकी वजह से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित संक्रमक है। 3 चीजें हैं, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है। तो ये चीजें हमें बताना है, पहले में क्या है, स्वतुल्य संक्रमक है या नहीं, दूसरे में बताना है, तीसरे चौथे में बताना है। तो इस चीजों को मैंने आपको परिभाषा के रूप में ऊपर बता दिया है, उसी चीज को मैं सवाल के माध्यम से आपको बताता हूँ। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन लगाकर दिखाने वाला हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आपको वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक दिया गया है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई। जो संबंध दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन दिया गया है। इसी से हमें बताना है कि वो स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमित है या नहीं। चलिए इसको लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे ए और आर दिया गया है, अब हमें वही चीज बताना है कि क्या क्या है। तो इसको हल करने से पहले हमें इसमें आर में देखते हैं क्या दिया है। ये एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू वाई। अब लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा। अब इस समीकरण में a की वैल्यू हमें रखना है, तो x के स्थान पे 1 रखते हैं, मतलब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 एकम 3 मिलेगी। ठीक है, अब x के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6 मिलेगा। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 तिरिके 9 मिलेगा। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 तिरिके 12 मिलेगा। 5 रखेंगे तो 5 के 15 मिलेगा। इस तरह से ये मिलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, कितना तक, यहां तक ये मिलता जाएगा। अब ये समीकरण में रखने के बाद हमें ये पता चला। अब इसमें हमें बताना है स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होने के लिए 2 चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 3 है तो ये 1 1 होता तो स्वतुल्य हो जाता, लेकिन 1 3 है, ये नहीं है। 2 6 है, ये अलग अलग है, ये भी नहीं है, किसी में नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं 1 1 मतलब आपस में क्या है, दोनों बराबर नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर, ये इससे संबंधित नहीं है, या कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित पे आते हैं, सममित का मतलब दिया है, जैसे देख लेते हैं 1 3 है तो 1 3 तो है, लेकिन 3 1 भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। देखिए 1 3 है, 3 1 कहीं है, कहीं नहीं है 3 1, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी नॉट बिलोंग टू आर, मतलब सममित नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो दिया गया है संक्रमक। संक्रमक का मतलब होता है सभी आपस में बराबर होना। अब सभी आपस में देखते हैं बराबर है या नहीं। जैसे 1 3 और 3 9 बिलोंग टू आर, मतलब ये चीजें तो मिल गए 1 3 3 9। अब 2 चीजें तो मैंने समान कर लिया, 1 3 है, 3 9 के बराबर है, लगभग ये 2 चीजें तो समान मिल गई। अब तीसरा देखते हैं बराबर मिलता है या नहीं।
9। अब ये देखिए इसमें 1 आ गया, 1, 9 है 9, दो चीजें सब समान मिल गई, लेकिन ये भी क्या है हमारा संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये चीजें होना चाहिए, अगर ये चीजें होता तो संक्रमक होता। 1 3 3 9 1 9 ये आपस में बराबर है, लेकिन ये चीजें इसमें मौजूद नहीं है जो हमारा क्वेश्चन है। 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 ये चीजें मौजूद है। अगर ये चीजें मौजूद होता कहीं ना कहीं तो हमारा संक्रमक हो जाता। तो पहले क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। चलिए अगले बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x y है, जो संबंध दिया गया y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r क्या होगा, सममित होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा या नहीं, ये चीजें है। तो मैं दूसरे को भी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सममित, स्वतुल्य और संक्रमक क्या होता है। यही क्वेश्चन है नंबर 2। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n बराबर 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, मैंने ले लिया है, डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। और r का एक संबंध दिया गया है कि y बराबर x प्लस 5 और यहाँ पे लिखा है x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 तक ही रखनी है हमें। देखिए अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, इस समीकरण में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा 7। अगर 3 रखेंगे इसके स्थान पे तो क्या मिल जाएगा, 3 और 5 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया है x लेस देन 4, मतलब यहाँ पे 3 तक ही लिखना है। अब इसी में हमें चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है या नहीं। तो पहला स्वतुल्य तो होगा नहीं, स्वतुल्य नहीं है। रीजन 1.1,1 नॉट बिलोंग टू r, मतलब ये आपस में बराबर कहीं नहीं दिख रहा है, या 2 2 या 3 3 या 1 1 कहीं है नहीं, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा आते हैं सममित के लिए, तो सममित भी ये नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, इसके लिए किसी एक को ले लेते हैं, जैसे पहले को ले लेते हैं। 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, अगर 6 1 होता तो हम कहते हैं ये सममित होता है, तो ये भी क्या है, नहीं है, इसकी वजह से सममित नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे संक्रमक के लिए। अब देखते हैं संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमक के लिए आपस में बराबर होनी चाहिए, जैसे 1 6 है तो 6 1 होने चाहिए, या ऐसे कुछ होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये भी क्या है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 6 6 1, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग टू r, ये क्या है, संक्रमक नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है, समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 तक में r का यहाँ पे दिया गया है और लिखा है y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इस चीजों को आप लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे। इस तरह से मैंने बता दिया स्वतुल्य सममित कैसे होता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो 1 क्वेश्चन में इतने सारे ऑप्शन क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। 2 नंबर है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू ए बी संबंध दिया है b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रमक है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक कैसे होता है, और यहाँ पे ये दिया है और एक समीकरण भी दिया गया, तो इसमें वैल्यू रखेंगे जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। और जो r हमारा समीकरण दिया है r के लिए ए बी संबंध है b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, वैल्यू रखना है। एक स्थान पे अगर 1 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अगर एक स्थान पे हम 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, b के स्थान पे 3 मिल जाएगी। अगर 3 रखते हैं तो क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब 4 रखते हैं तो मिल जाएगी 5, 5 रखते हैं तो 6 मिल जाएगी। इस तरह से ये मिलता जाएगा। अब इसी में हमें बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रमक है या नहीं। तो पहले नंबर पर आते हैं स्वतुल्य पे। अब स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, जैसे 1 1 या 2 2 या ऐसे होने चाहिए बराबर। तो 1 1 क्या है, नॉट बिलोंग टू r, ये इससे संबंधित नहीं, ये इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब आते हैं सममित के लिए।
तो सममित है या नहीं उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपस में दो चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 होने चाहिए, या 2 3 है तो 3 2 होने चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होने चाहिए। इस तरह से कोई नहीं दिख रहा है तो इसलिए नॉट बिलोंग टू आर, ये भी सममित नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तो तीसरा जो है संक्रमक। संक्रमक में देखा जाए तो आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे 1 2 2 3 3 4 ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये भी संक्रमक हमारा नहीं होगा। संक्रमक किस स्थिति में होता है, 1 2 2 3 या 3 1 ऐसे अगर होता तो हमारा हो जाता है। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ये संक्रमक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस अध्याय में मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। आगे मैं अगले भाग में मैं बताने वाला हूँ इसके आगे के क्वेश्चन। अगले